Hello students, this is Vishal and you're watching the very first lecture of the chapter tissues. क्लास है आपका 9th, सब्जेक्ट हमारा है साइंस. तो चलिए देखते हैं इस छोटे से नन्हे से प्यारे से चैप्टर टिश्यूज को. So let's get started with this new chapter. So students, before starting the main content of this video, let's just first understand कि tissues का मतलब क्या होता है. ये जो heading है आपका चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या. So last क्लास में हमने देखा था जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल वाले का जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि सेल इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना. तो इफ आई ड्रॉ हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न किसी भी चीज को रैंक करने का ऊपर से नीचे तक बेस्ड ऑन द स्पेशलिटी, राइट. तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स सेल. दीज आर द बेसिक यूनिट, है ना. सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल. फिर बच्चों कुछ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज, है ना. अब टिश्यूज आगे मिलकर क्या बनाएंगे तो ऑर्गेन. बहुत सारे ऑर्गेन जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या बनेगा ऑर्गेन सिस्टम, राइट. ऑर्गेन सिस्टम बनने वाला है. देन ऑर्गेन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाए तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है एट द एंड. सो दिस इज द हायरार्की लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम द सेलुलर लेवल. सेल बहुत सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर बना देते हैं टिश्यू. टिश्यूज आगे जाकर के बनाएंगे ऑर्गेन. ऑर्गेन विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. सबका एक एक एग्जांपल दे दूं मैं. चलो सेल तो आपको पता है. टिश्यूज मान लो मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उनके बेसिस पे कुछ ना कुछ ऑर्गेन बनेगा हमारा. जैसे कार्डियक टिश्यू से बनता है हार्ट, है ना. कार्डियक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है तो कार्डियक सेल्स ने मिलकर बनाया कार्डियक टिश्यू. कार्डियक टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गेन जो क्या है आपका हार्ट. अब हार्ट के ऊपर बेस्ड कौन सा सिस्टम है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ब्लड वेसल्स एंड हार्ट दोनों साथ में जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो बनता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. एंड ऑर्गेनिज्म यानी जो हम जिनके पास दिल है. आया समझ में. सो दिस वाज अ शॉर्ट ओवरव्यू कि सेल से लेकर कैसे एक हायरार्की लेवल ऊपर जाता है. ऑलराइट, सो लेट्स नाउ डिफाइन द वर्ड टिश्यू. तो अगर मैं यहाँ पे टिश्यू लिख रहा हूं सो आई कैन डिफाइन इट एज, we can write that tissue is a group of cells having same origin and performing similar function, है ना. same origin and performing similar functions. कहने का मतलब क्या कि जो सेम टाइप्स के सेल्स होते हैं ना वही टिश्यू बना सकते हैं. सेम टाइप्स इन द सेंस ऑफ व्हाट कि उनका ओरिजिन भी सेम रहा हो, यानी एक ही जगह से बन करके आए हो, है ना. उनका ओरिजिन मतलब जहाँ पे वो है उनका जो डेंसिटी है वहीं पे सेम वाले होने चाहिए. एंड देन फंक्शंस भी सेम होने चाहिए. यानी अगर कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू जो है, जो मैंने पहले बात की हार्ट की, अगर उनका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये करते हैं वो लोग, तभी आपका हार्ट पंप होता है, राइट. तो हार्ट के सेल्स का अगर काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो सारे जो सेल्स हैं उन सभी का फंक्शन अगर सेम हुआ तभी वो जाके कार्डियक टिश्यू बना. आया समझ में, ठीक है. तो उनका ओरिजिन जैसे कि सारे के सारे हार्ट के सेल्स हैं सभी वहीं पे बिलोंग करते हैं एंड उनका फंक्शन सभी का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन था. तो इस तरीके से कोई भी आप टिश्यू बना सकते हो विच हैव द सेम ओरिजिन एज वेल एज द सिमिलर फंक्शन. इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में मार्क्स कटने वाला है बॉस. समझ गए, है ना. बहुत बढ़िया. चलो अब टिश्यूज को अगर हम डिफाइन कर चुके हैं, नाउ इफ आई वांट टू डिवाइड इट, टिश्यूज के भी टाइप होते हैं ना, तो किस बेसिस पे टाइप होते हैं चलो उनको भी क्लासिफाई कर दिया जाए. सो इफ आई डिवाइड टिश्यूज, ठीक है. अब टिश्यूज बेस्ड है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है. कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना डेवलप्ड है उसके बेसिस पे होता है उसका क्लासिफिकेशन. तो टिश्यूज को अगर मैं डिवाइड करूं स्टूडेंट्स, सो आई कैन डिवाइड इट एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ओके, ये दो टाइप के मेजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. बाकी सारे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे सेलुलर लेवल के ऊपर आए ही नहीं. उनका इवोल्यूशन या फिर बोल सकते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है कि वो लोग सेलुलर लेवल से आगे जा करके टिश्यू लेवल पे आए, ठीक है. वो सेलुलर लेवल पे ही है. तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एक एनिमल्स टिश्यू. आया समझ में. अब प्लांट टिश्यू की बात करेंगे इस एंटायर वीडियो में. एनिमल टिश्यू के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट. प्लांट टिश्यूज को अगर मैं और डिवाइड करूं, सो आई कैन डिवाइड इट इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड permanent tissue. So as you can see, plant tissue is divided further into meristematic tissue and permanent tissue. Now let's talk about on what basis they were classified. तो tissues को classify कर दिया on the types of organisms सबसे पहले, ठीक है, types of organisms के basis पे इनको classify कर दिया into plant tissue and animal tissue. अब comparatively plant tissue थोड़ा simpler होता है. Why so? ऐसा क्यों? Because plants are स्टेशनरी, एक ही जगह पे रहते हैं, दे आर नॉट मूवेबल, है ना, तो देयर टिश्यूज अ बिट सिंपलर, वाइल एनिमल टिश्यू इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उन्हें मूव करना पड़ता है, फंक्शंस कैरी आउट करने पड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए उनके जो टिश्यूज है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है. अब नीचे आ जाओ तो प्लांट टिश्यूज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ? दिस इज द क्राइटेरिया विच वी विल यूज हियर इज एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, यानी यहाँ से सेल्स आगे डिवाइड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. अगर हो पा रहे हैं तो वो आएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं इनके सेल्स. एंड परमानेंट टिश्यू डोंट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये आगे सेल्स डिवाइड नहीं होंगे. तो ये बनेंगे कैसे, है ना, क्योंकि बिना सेल के डिवीजन के नए सेल तो बन नहीं रहे और इनका डेथ कभी ना कभी होना है. तो यही हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो दिस वीडियो इज एंटायरली अबाउट प्लांट टिश्यू. कीप वॉचिंग इट टिल द एंड. ओके, सो लेट्स डिस्कस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो जनरली हम यहाँ पे लिखेंगे कि दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूसली, यानी वो डिवाइडिंग सेल्स हैं. थ्रू आउट द लाइफ टाइम दे विल कीप डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के हैं आगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स. किस बेसिस पे है वो भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड द लास्ट वन इज लैटरल मेरिस्टम. अभी नाम देख के आप लोग को समझ ही गए होंगे आप लोग कि ये किस बेसिस पे इनको डिवीजन किया, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया. सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हियर इज लोकेशन ऑफ दिस टिश्यूज. ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं हो कि डिवाइड क्यों कर रहे हो और आप लोग ने एग्जाम में लिख दे तो कोई मतलब नहीं है, राइट. सो यू शुड नो हाउ इट इज डिवाइडेड. तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दे वर डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम. अब एपिकल मेरिस्टम नाम है, एपिकल यानी क्या होगा, एपेक्स पे प्रेजेंट होगा. एपेक्स मीन्स व्हाट, टिप्स, और वी कैन से द टॉप पार्ट. तो दे आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट. इनके टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्टेम है वो एपिकली ग्रो होता है ना, ऊपर से ग्रो होता है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनली. सो दे विल हेल्प इन द लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ. इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटर मीन्स इन द मिडल पोर्शन, किसी ना किसी के बीच में, 2 जन के बीच में होता है तो ही इंटर आता है. एंड कैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम मीन्स बिटवीन द नोड्स ऑफ द लीफ का जो नोड है, नोड मतलब क्या, जहां से लीफ ग्रो होता है, ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं नोड. तो 2 नोड के बीच की जो जगह है वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है एंड वो वहीं का ग्रोथ आगे बढ़ाएगा. लैटरल मेरिस्टम मीन्स प्रेजेंट ऑन द साइड्स. ओके, लैटरल मतलब क्या, ऐसे 2 साइड्स होते हैं आजू बाजू के, उनको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टम. सो दे विल हेल्प टू इंक्रीज द विड्थ. नाउ लेट्स सी ऑल द 3 कैटेगरीज एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल. Now what about the cells of the meristematic tissue? कौन से टाइप के सेल्स होते हैं इनके पास? Now they have the cells with prominent nuclei and उनका जो न्यूक्लिया है बहुत ही एक्टिव होगा, prominent nuclei. Now what is the reason that nuclei is very prominent and active? क्योंकि अगर न्यूक्लिया prominent या एक्टिव नहीं रहा तो सेल डिवाइड कैसे होगा? You know, in cell division the division of nucleus occurs first and then the cell divides. पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सब कुछ आधा आधा बटेगा, राइट. तो दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई, सो देयर सेल्स आर आल्सो वेरी एक्टिव, राइट. सेल्स आर वेरी एक्टिव फॉर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के लिए हमेशा तैयार होते हैं, राइट. तभी इनको बोला है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स. नाउ इनके भी 2 फेज हैं.
पहला फेज बचपन में ये लोग डिवाइड होते रहेंगे, जैसे ही मैच्योर हो गए कुछ टाइम के बाद दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट्स मतलब क्या कि वो परमानेंटली उसी फेज में रह जाएंगे और आगे डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। सो लेटर ऑन दे गेट डिफरेंशिएटेड, later on they get differentiated and become permanent tissues, permanent components बोल सकते हैं हम, permanent components of other tissues। यानी दूसरे टिश्यूज में जाके ये लोग उनका कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। कब? वंस दे रीच टू अ सर्टेन लेवल, राइट, एंड दे विल गेट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब एक अलग ही फेज में एंटर कर जाएंगे जब वो लोग डिवाइड नहीं हो पाएंगे और आगे। गॉट इट? सो आई थिंक इतना क्लियर है आपको। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या? द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है, ये उन्हीं को कैरी करके रखता है। एंड थिन सेलुलोज सेल वॉल, थिन सेल्यूलोज सेल वॉल, इनका सेल वॉल एकदम थिन सेल्यूलोज का बना है। अब क्या रीजन हो सकता है कि इनका जो सेल वॉल है वो थिक नहीं रहा, थिन हो गया? द रीजन इज अगर इनको कंटिन्यूसली डिवाइड होना है तो टूटना पड़ेगा, राइट, देयर मेम्ब्रेन हैज टू गेट रप्चर्ड। और ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, इसका मतलब क्या? इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। सेल वॉल है तो सेल वॉल को रप्चर होना पड़ेगा तो ही सेल दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। सो दैट इज व्हाई दे हैव थिन सेलुलोज वॉल। दे लैक वैक्यूल्स, इनके पास फूड वैक्यूल्स भी नहीं है, right, because their function is not for storage or something else, their function is to divide as quickly as possible, इसीलिए इनके पास कोई भी vacuoles नहीं है। Okay, as you can see here is the diagram of a shoot part and a root part. Let me just write it down. This is the shoot part of the plant and this is the root part of a plant. अब जो तीन टाइप के मेरिस्टम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, let's just label them. तो सबसे ऊपर होता है एपिकल मेरिस्टम, जैसा कि हमने बात की, it is present on the टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो टिप पे आ गया सबसे ऊपर एपिकल। फिर बीच वाला कौन था? इंटरकैलरी, है ना, बीच में कौन था? इंटरकैलरी। सो बोथ ऑफ देम आर इंटरकैलरी मेरिस्टम। एंड साइड्स में कौन है? लेटरल साइड्स पे, तो एज द नेम सजेस्ट लेटरल मेरिस्टम, राइट। अब इन तीनों के फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लोकेशन वाइज वी हैव डिवाइडेड देम, एपिकल, ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, राइट। Now their function is to increase the length of the roots and shoots, यानी लंबाई बढ़ाएंगे। रूट अगर लंबे है तो टिप्स पे से ही ग्रोथ होगा एंड स्टेम का भी टिप्स पे से ही ग्रोथ होने वाला है। Alright, now intercalary meristem which are present at the base of the leaves or between two nodes। जैसा कि आप देख रहे हो ये एक नोड है, ठीक है, ये जो बाहर स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ना ये नोड्स हैं। देन एक नोड आया फिर दूसरा नोड आया, बराबर, ये दो नोड है। अब इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मतलब ये एक नोड दोनों के बीच की जगह कौन भरेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। एंड इट विल इंक्रीज द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ, है ना, इट विल डू द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ यानी वर्टिकली अपवर्ड्स। ऑलराइट, नाउ लेटरल मेरिस्टम विच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स। अब इनका क्या काम होगा? ऐसे ग्रोथ करेंगे, है ना, एक टिप्स पे से ग्रो कर रहा है, एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ कर रहा है, तो ये वाला ग्रोथ भी होना जरूरी है। तो वो कौन करके देगा? तो लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम विल इंक्रीज द थिकनेस, राइट। अब ये शूट सिस्टम, आई मीन ये रूट सिस्टम है, तो रूट सिस्टम में यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा? तो एपिकल मेरिस्टम अगेन, क्योंकि टिप्स तो दोनों का है, रूट का भी और शूट का भी, तो एपिकल भी दोनों जगह पे ही अपना कमाल दिखाएगा। गॉट इट? सो आई थिंक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ लेट्स सी द परमानेंट टिश्यूज। स्टूडेंट्स, इन लाइफ अ स्टेज कम्स जब आपको बचपना छोड़ देना पड़ता है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत होती है ना। तो परमानेंट टिश्यू का भी कुछ यही केस है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपना बचपना छोड़ दिया, मीन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गॉट मैच्योर्ड, राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गॉट मैच्योर्ड एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। मैच्योर होकर डिवाइड होना भूल गए, ठीक है, एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, that led to the formation of permanent tissue, ठीक है। अब ये हुआ कैसे?
So this happened by the process of differentiation. Now what do you mean by differentiation? If you want to define it, you can write it as differentiation is the process in which a cell or a tissue attains permanent shape, size and structure. ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. यानी एक स्टेज उनके लाइफ में ऐसा आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब वो लोग डिवाइड होना छोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि उनका एक परमानेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर आ गया एंड दे ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. और वो कभी डिवाइड नहीं होने वाले. दैट इज वाई दे आर क्लासिफाइड अंडर परमानेंट टिश्यू. जैसे है वैसे ही रहेंगे. अब परमानेंट टिश्यू को अगर मैं क्लासीफाई करता हूं आगे तो क्या निकलेगा? लेट्स सी. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स. राइट? जैसे बचपन में सभी इनोसेंट होते हैं, बड़े होने के बाद दो रास्ते हैं, या तो जेंटलमैन बन जाओ या तो फिर अदर, यू नो. राइट? सो परमानेंट टिश्यू का भी कुछ वही है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो ये किस बेसिस पे हुआ? ना परमानेंट टिश्यू गॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स. टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम. टाइप्स ऑफ सेल्स से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है दे कंसिस्ट ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स, और वी कैन से ओनली सेम टाइप्स ऑफ सेल्स. एक ही टाइप के सेल्स हैं उनके. ठीक है, तो ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी सारे के सारे सेल्स एक ही तरीके के हैं. वाइल इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो कुछ ना कुछ अलग होगा. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. कंसिस्ट ऑफ more than one type of cells. So इस basis पे they were classified into simple and complex on the basis of the types of cells. Right? Okay, so let's see the simple permanent tissues. Now simple permanent tissues, as I have said earlier, they are made up of single layer of cells or one types of cells. ठीक है, एक तो सेम टाइप ऑफ सेल के बनेंगे और तो और सिंगल लेयर होगा. अब वो लेयर आता कहाँ पे? सो दैट लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस लेयर. अब बीनीथ द एपिडर्मिस अगर बोला गया तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्किन है तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना वो एपिडर्मिस होता है. दे आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन योर स्किन प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट? मे बी द इन्वेजन ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स. राइट? सो लेट्स चेक इट आउट. सिंगल लेयर का होता है एपिडर्मिस भी, प्रोटेक्शन उसका मेन फंक्शन है. नाउ ओनली इफ दिस सिक्रीट अ वैक्सी मटेरियल. वैक्सी मटेरियल मतलब जो वाटर रेजिस्टेंट हो, है ना, यानी वाटर प्रूफ क्वालिटी देता हो. अब इसके दो रीजंस हैं. पहली बात कि जो लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरी पार्ट्स ऑफ प्लांट. राइट? तो ट्रांसपिरेशन करेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करेंगे. तो इससे क्या चांसेस होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वर्क हुआ तो दे माइट गेट ड्राई, है ना. तो वैक्सी मटेरियल क्या करेगा? उनको थोड़ा सा लुब्रिकेट करने का काम करेगा, है ना. और जो वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी देगा. वाटर रेजिस्टेंट क्यों? पानी से क्या तकलीफ है? पानी से तकलीफ ये है कि अगर पानी उनके अंदर एंटर कर गया, नॉट बाय द रूट्स, बाय द एरी पार्ट्स, तो वो जमा होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर ये यूज़ नहीं होने वाला. और पानी जहाँ पे जमा होता है बीमारी आती है, आपको पता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर वाटर रेजिस्टेंट. प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरी, यानी मैकेनिकल वर्क करते समय जो भी इंजरी होगी वो. इन्वेजन ऑफ द पैरासाइट्स लाइक फंगी. कोई भी फंगी अगर प्लांट के अंदर एंटर कर गया तो बीमारी हो गया ना, डिजीजेस होंगे, तो उससे भी बचाता है कौन? एपिडर्मल लेयर. नाउ दे आर रिलेटिवली फ्लैट इन द स्ट्रक्चर एंड आउटर वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स. क्योंकि अंदर से जितना ज़्यादा परेशानी नहीं है बाहर से ज़्यादा है. राइट? सो बाहर से ज़्यादा खतरा है. दैट इज वाई द आउटर वॉल्स आर थिकर एज कम्पेयर टू द इनर वॉल्स. नाउ प्रेजेंस ऑफ पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर देयर ऑन द लीव्स. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उनसे. कौन करवाता है ये? बाय द रेगुलेशन ऑफ गार्ड सेल्स. जो गार्ड सेल्स हैं, किडनी शेप्ड सेल्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, जो स्टोमेटा के ऊपर होते हैं, गार्ड सेल्स विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. Now their other function is water absorption because they have long hair-like structures on the roots. तो long hair-like structures होने से फायदा क्या होगा? It will increase the available surface area to absorb the water. और जितना ज़्यादा available area उतना ज़्यादा water वो लोग absorb करेंगे. जितना ज़्यादा absorb करेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर. Now desert plant का हमेशा कुछ ना कुछ अलग सा नाटक होता है. क्या होता है? Because desert plant are in the temperate areas. बहुत ज़्यादा hot climate होता है, वहाँ का पानी उल्टा कम है. तो they have extra layer कॉल्ड क्यूटिन. अब क्यूटिन के होने से क्या वो क्यूट दिखेंगे? नहीं.
क्यूटिन इज द वैक्सी कोटिंग ऑन द लीफ ऑफ द डेजर्ट प्लांट। वैक्सी कोटिंग मतलब यहाँ पे सिर्फ वैक्सी मटेरियल सिक्रीट हो रहा था, यहाँ पे जो पूरा कवरिंग है वही वैक्स का बना दिया, ठीक है। नाउ दैट इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट। अब डेजर्ट में जो कुछ बिगर प्लांट्स हैं विच आर बिगर देन साइज, कैक्टस से थोड़े बड़े वाले, तो उनके ऊपर होता है कॉर्क। कॉर्क में होता है सुबेरिन। अब कॉर्क क्या होता है? व्हेन द टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड दे बिकम हार्ड एंड हार्डर। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो वो एक कॉर्क वाली रिंग बना देते हैं प्लांट के स्टेम के ऊपर, है ना। स्टेम या तो फिर ट्रंक पार्ट बोल सकते हो। तो वहाँ पे सुबेरिन का लेयर होता है, बिकॉज स्टेम भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। कैसे? जैसे लीफ के पास स्टोमेटा है, स्टेम के पास लेंटिसेल्स होते हैं, है ना। तो लेंटिसेल्स से भी वो हो सकता है, तो वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए दे हैव सुबेरिन। सो आई थिंक एपिडर्मिस क्लियर है आपको। तो चलो अब पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को समझा जाए। Parenchyma tissues, they are the unspecialized tissues which contain unspecialized cells. इसका मतलब क्या? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होने का मीनिंग ये है कि उनके कोई भी सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए नहीं हैं। All right, although they are the living components, but their cells are not specified or they are not specialized regarding their functions. Then their main function is, the main function is storage. The main function is storage, यानी सब कुछ स्टोर करके रखने का फंक्शन है इनको। The use of these cells are to store maximum things they can. अब मेन फंक्शन इनका स्टोरेज है, तो स्टोरेज के लिए क्या चाहिए होती है? जगह। जगह को हम सेल्स के अंदर क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर स्पेसेस। तो अगर इनका फंक्शन स्टोरेज का है तो इंटर सेलुलर स्पेसेस भी ज़्यादा होगा, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन। द इंटर सेलुलर स्पेसेस is large. The intercellular space is larger as compared to others. ठीक है, तो इनका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस वो लार्ज है। क्यों लार्ज है? बिकॉज देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोर द थिंग्स। अब इफ द पेरेन्काइमेटिक टिश्यू कंसिस्ट क्लोरोफिल, इफ दे कंसिस्ट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, प्लांट जिससे अपना फूड प्रिपेयर करता है, राइट। CO2, सनलाइट, वाटर को यूज करके। सो दे इफ दे कंसिस्ट क्लोरोफिल, देन दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा। ओके, क्लोरेन्काइमा। अगर उनके पास क्लोरोफिल है, अगर ऐसे पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज हैं जिनके पास क्लोरोफिल है, तो उनको बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा, राइट। अब ऐसे दूसरे टाइप के भी पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं अगर वो एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट है। एक्वाटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इन एक्वाटिक प्लांट्स पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज हैव लार्ज एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस मतलब उसमें ऑक्सीजन के बबल्स होने की संभावना है ना। तो जो एक्वाटिक प्लांट है उनके अंदर पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज जो उनके पास एयर स्पेसेस होते हैं, और इसी वजह से क्योंकि उनके पास एयर स्पेस है, दे आर नोन एज एरेन्काइमा। तो देखो, क्लोरोफिल था तो क्लोरेन्काइमा, एयर है तो एरेन्काइमा। आगे के 3 वर्ड सेम रखो, बाकी काइमा लगा दो, है ना। तो दैट इज द थिंग। सो देन दीज आर नोन एज एरेन्काइमा, ठीक है। तो पेरेन्काइमा, उसी के अंदर 2 और आ गए, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, कंडीशंस के साथ। अगर एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो उनके अंदर एयर स्पेसेस है तो एरेन्काइमा। अगर ऐसे पेरेन्काइमेटिक टिश्यू जिनके पास क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं तो उनका नाम हो गया क्लोरेन्काइमा। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेरेन्काइमेटिक टिश्यू। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कोलेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा हो गया। नाउ कोलेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा सेक्शन, है ना। कोलेन्काइमेटिक टिश्यू। नाउ इनके अंदर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, या फिर तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या? ठीक है, फ्लेक्सिबल मीन्स टोटली बेंड हो जाएगा और पूरा शेप रिगेन कर लेगा, है ना। इलास्टिसिटी भी मतलब वही होता है, आप कितना भी खींच लो फिर से जैसा का वैसा, लाइक रबर, दे आर इलास्टिक।
एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल जैसे कोकोनट के ट्रीज आप मान लो, ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है कॉलन काइमेटिक टिश्यू। फॉर एग्जांपल इफ विंड इज ब्लोइंग सो फास्ट, है ना, सो स्विफ्टली, और कोकोनट के ट्रीज एकदम टॉल हाइट में एकदम टॉल होते हैं, तो पूरे ऐसे बेंड होंगे लेकिन फिर से अपना शेप रिगेन कर लेंगे, ऐसे बेंड होकर टूट के उड़ नहीं जाते। ओके, दे आर नॉट ब्रिटल दो दे आर टॉल येट दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इज द मेन फंक्शन। नाउ दे हैव लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी दो सेल्स के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे सेल्स के बीच की जो जगह है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस के नाम से जानते हैं, वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द पेरेन्काइमा। राइट, नाउ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ठीक है, लिविंग सेल्स हैं। एंड इनमें एक नई बात क्या है कि इनका जो सेल वॉल है वो थोड़ा थिक है बट इरेगुलरली। ठीक है, सो द सेल वॉल इज थिकेंड irregularly, the cell wall is thickened irregularly। irregularly का मतलब क्या होता है, I will explain you diagrammatically, don't worry about that। चलो, तो irregularly का मतलब ये अगर मेरा एक सेल है and this is the nucleus, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको सेल वॉल मान लो एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। राइट, जो ब्लू कलर में है वो मेरा सेल वॉल है। अब जो थिकनिंग वाली बात है वो कुछ ऐसा है, अगर कॉर्नर्स पे कुछ थिक है तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक कॉर्नर थिक हो गया, फिर ये एक कॉर्नर थिक होगा, ये एक कॉर्नर थिक हो जाएगा। तो अगर आप देखो कि थिकनिंग अगर हो रहा है तो पूरा सिमेट्रिकली होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए था, हर एक पार्ट उसका थिक हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। पेरेन्काइमा तो था ही नहीं थिक, है ना, वो तो थिन सेल वॉल था उसका सेलुलोज का बना हुआ। यहाँ पे जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक थिकनिंग लेयर आ रहा है। ठीक है, कुछ नया हो रहा है। तो ये जो थिकनिंग है दैट इज ओनली एट द कॉर्नर्स, इफ यू ऑब्जर्व इट, सिर्फ कॉर्नर्स पे है। वही बात यहाँ पे बोला है कि सेल वॉल इज थिकेंड इरेगुलरली एट द कॉर्नर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, पूरा सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिकेंड नहीं है। आया समझ में? राइट, नाउ their other function is to provide mechanical support to the plant. They provide mechanical support to the plant, mechanical support to plant while bending, है ना, जब प्लांट बेंड हो रहा हो, यानी जब प्लांट के स्टेम पे झुकाव फील हो, मान लो ये मेरा स्टेम है और ये ऐसे झुक रहा है, तो फिर से सीधा हो सकता है ड्यू टू दिस कॉलेनकाइमा टिश्यू। Right, so this was all about collenchyma. So the last one of the simple permanent tissue is sclerenchyma. Now sclerenchyma are the dead tissues. ठीक है, इनको dead tissues of plant कहा जाता है क्योंकि इनके जो सारे सेल्स है ना वो सभी के सभी dead हो चुके हैं। Right, they are dead already. तो इनका जो function है वो क्या होगा, to provide hardness to the plant, hardness to the plant and मेक इट स्टिफर। ठीक है, मेक इट स्टिफर यानी बहुत हार्ड कर देंगे उनको, क्योंकि सारे के सारे डेड टिश्यूज हैं। अब अगर वो डेड टिश्यूज हैं तो उनके अंदर ना कुछ स्टोर होना है ना कोई फंक्शन कैरी आउट करेंगे। सो दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड है, एक दूसरे के एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, कौन? स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज। राइट, नाउ the cells are long, narrow और we can also and elongated। ठीक है, ये जो इनके सेल का स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, नैरो एंड इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनके डेड सेल्स हैं जो कि प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं एंड दे हैव नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे? अब ये जिन जिन जगहों पे प्रेजेंट होंगे वो वहाँ पे उस स्ट्रक्चर को भी हार्ड ही बनाएंगे। तो आप प्लांट के कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स का नाम सोचो, जैसे कि एक हस्क ऑफ द कोकोनट ट्री हो गया, बार्क ऑफ द ट्री हो गया, सीड्स हो गए, नट्स हो गए। सो दे विल बी प्रेजेंट इन सच एरियाज ओनली। सो लेट्स राइट इट डाउन। They are present in the husk of the coconut tree, husk of coconut tree, then nuts, right, and the barks, etc. All right, so this was about sclerenchymatic tissue. So the complex permanent tissue is divided into
जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो डिवीजन हुआ है ये किस बेसिस पे? सो दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ट्रांसपोर्ट, सो वी कैन जनरली राइट इट एज ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। अब ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या पड़ गई प्लांट को? कुछ तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, सो दे विल ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, फूड। ये तीन चीज़ की ज़रूरत है उनको, क्योंकि CO2 और जो पानी वानी छोड़ना है वो तो भाई लीव से हो जा रहा है, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द स्टोमेटा। बचा क्या? पानी को ऊपर पहुंचाना है एंड फूड को हर एक पार्ट में पहुंचाना है। सो द जाइलम इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ, with the transportation of water, transportation of water and minerals, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स भाई सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहीं से उड़ के तो आएंगे नहीं। अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो सॉइल से रूट्स जो है वो क्या लेते हैं? पानी सूखते हैं, ऑलराइट, दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए द वाटर एंड मिनरल्स बोथ ऑफ देम गेट एब्जॉर्ब्ड एट द सेम टाइम। अब सामने अगर इसके साथ कंपैरिजन करें फ्लोएम के साथ, तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, पूरे प्लांट में जो भी फूड बन रहा है लीव्स के अंदर वो बाकी पार्ट्स को पहुंचाने का काम करेगा कौन? आपका फ्लोएम। अब जाइलम अकेला तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो किसी ना किसी की मदद तो लेगा। तो वी हैव जाइलम कंपोनेंट्स। जाइलम कंपोनेंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो जाइलम के साथ एसोसिएटेड है या फिर जाइलम के सब्सटीट्यूशनल पार्ट्स है, राइट, जो हेल्प करेंगे इन सारे फंक्शंस को कैरी आउट करने में, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जाइलम एलिमेंट्स, और वी कैन से जाइलम कंपोनेंट्स। तो उसमें आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, देन दूसरा है जाइलम फाइबर्स, फिर है ट्रकीड्स एंड वेसल्स, ऑलराइट। वैसे ही यहाँ पे इनके पास भी कुछ ना कुछ होगा, तो इसके पास क्या है भाई? तो फ्लोएम फाइबर्स, देन पैरेन्काइमा इसके पास भी है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज पैरेन्काइमा। देन दे हैव सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, ऑलराइट। ऑल दिस आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैंने लिख तो दिया है, इन लोग का फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। अब कंपोनेंट से तो कुछ तो काम करेंगे, है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता, राइट। सो दे विल डू सम वर्क। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टोरेज, ठीक है। जब पानी की ज़रूरत नहीं है पर पानी हो गया एब्जॉर्ब, तो फेंक के तो आएंगे नहीं बाहर, स्टोर करना पड़ेगा। सो जाइलम पैरेन्काइमेटिक सेल्स विल स्टोर द वाटर, ऑलराइट। देन जाइलम फाइबर्स है। अब जब भी आपको फाइबर वर्ड दिखे ना, एक ही दिमाग में आना चाहिए, एक तो भाई लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, दूसरी बात दे आर डेड। तो ये जो है डेड पोर्शन है किसका? जाइलम टिश्यू का। अब डेड है तो क्या देगा? सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट और यू कैन से स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये इसका फंक्शन हो गया। ट्रकीड्स एंड वेसल्स बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, जो मेन हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन का उससे एसोसिएटेड है। दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which are associated directly with the transportation of water and minerals। तो मैंने इन तीनों का फंक्शन बता दिया, एक्चुअली चार हैं, ट्रैकेड्स एंड वेसल्स मैंने साथ में लिखा है, तो इन चारों का फंक्शन मैंने बता दिया। अब यहाँ आ जाओ, फ्लोएम फाइबर्स, ये भी डेड है क्योंकि देखो भाई फाइबर तो यहाँ भी है, तो ये लोग भी क्या देंगे भाई? सपोर्ट, किसको? तो फ्लोएम टिश्यूज को। पैरेन्काइमा अगेन स्टोरेज, फूड भी बन गया, ट्रांसपोर्ट नहीं करना तो स्टोर करके रख लो। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स। अब सीव का मतलब क्या होता है? सीव मतलब छन्नी। चाय वाले को देखा है, ऐसे चाय जब डालता है वो तो एक छन्नी में से पास होता है ना, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, बाकी चाय नीचे, उसी को बोलते हैं सीव्स, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं सीव्स, है ना। सो दीज आर द सीव्स। तो ये जो सीव ट्यूब्स है, इसके एंटायर एरिया में ये सीव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पूरे ट्यूब में। सो दे विल डू नथिंग बट हेल्प टू कैरी द फूड, दे विल जस्ट कैरी द फूड। सीव सेल्स इनके सपोर्ट के लिए है। कंपेनियन सेल्स, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, कंपेनियन मतलब कौन? पार्टनर। तो सीव ट्यूब जो होता है ना, ये कुछ ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे होता है एंड ये कंपेनियन सेल उसके आजू बाजू में ऐसे प्रेजेंट होता है, यूँ इस तरह। तो उसको कोई भी हेल्प चाहिए हो
तो दे सके. सो दे आर जस्ट प्रेजेंट एट द एडजेसेंट साइड ऑफ द सीव ट्यूब्स टू हेल्प देम. सो यहाँ पे आप वही लिख सकते हो कि सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स जो हैं वो इनको आगे हेल्प करेंगे. नो अदर स्पेशल फंक्शन. अब एक और मेजर डिफरेंस बाकी रह गया दोनों के बीच में. क्या? द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट. ठीक है, तो जाइलम जो है इट विल परफॉर्म वन डायरेक्शनल मूवमेंट. वन डायरेक्शनल मूवमेंट, राइट. वन डायरेक्शन का नाम सुने हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंड, जोक्स अपार्ट. वन डायरेक्शनल मूवमेंट मीन्स सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना. यानी पानी जो है, वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब किया, उसको सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर वाले एरिया में जाएगा. वो पानी घूम के नीचे कभी नहीं आने वाला. सो देयर they have one directional movement, or you can say unidirectional movement और single directional movement जो सिर्फ vertically upward ही होने वाला है. कंपलसरी ये भूलना नहीं है आपको. तो जबकि फ्लोएम जो है they have bidirectional movement. ठीक है, बाई मतलब टू, है ना. बाई मीन्स टू एंड डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब किस दिशा में उसका मूवमेंट हो रहा है. तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों है? क्योंकि लीफ हर जगह प्रेजेंट है. जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ वहाँ खाना बनेगा. तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट तो बॉस करना ही पड़ेगा. नीचे वाले पार्ट को भी खाना चाहिए, ऊपर वाले पार्ट को भी खाना चाहिए, आजू बाजू सबको चाहिए, राइट. सो दे विल परफॉर्म बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट यू मस्ट बी क्लियर विद जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ बोथ ऑफ देम टुगेदर आर नोन एज वेस्क्यूलर टिश्यूज और वेस्क्यूलर बंडल्स. इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेस्क्यूलर बंडल्स, और यू कैन ऑल्सो से वेस्क्यूलर टिश्यूज. ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में टिश्यूज का डेफिनेशन देखा, उसके टाइप्स देखे, प्लांट एंड एनिमल. वीडियो वाज बेस्ड ऑन प्लांट टिश्यूज, सो वी आल्सो स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. सिंपल, परमानेंट. सिंपल के 3 टाइप थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. देन कॉम्प्लेक्स में थे जाइलम एंड फ्लोएम. तो क्या लगता है आपको, लेक्चर खत्म हो गया? नो, रुको ज़रा, सब्र करो. नाउ आई विल शो यू अ सेक्शन ऑफ स्टेम जिसमें सेल्स कैसे अरेंज्ड है, कौन से टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट आई विल शो यू. सो बने रहिए. रुकने के लिए शुक्रिया. चलो देखते हैं द सेक्शन ऑफ अ स्टेम जिसमें मैं आपको सभी टाइप के टिश्यूज का लोकेशन बता दूंगा और एक बार फंक्शन भी रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस ब्लू कलर्ड लाइन, दैट इज क्यूटिकल. अब क्यूटिकल को आप पहचानोगे कैसे? ये वो सरफेस है बच्चों जहां से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोट्रूड होते हैं बाहर. ठीक है, दैट इज क्यूटिकल. अब क्यूटिकल के तुरंत बाद आता है आपका एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट कवरिंग और द लेयर जिसका काम है प्रोटेक्शन करना, है ना, विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ फंगी और वट एवर यू मे कॉल इट. दिस इज एपिडर्मिस. देन कम्स कोलेनकाइमा. ठीक है, कोलेनकाइमा, राइट, जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी के साथ है. हियर इट इज पैरेनकाइमा, दिस ब्लू कलर्ड, दैट इज पैरेनकाइमा. पैरेनकाइमा के बाद ये जो अंदर कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यूज दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो बाहर है ना, दोज आर बिगर सेल्स एज कंपेयर टू द इनर ब्लैक वन विच आर द स्मॉलर सेल्स. अभी जो अंदर वाले हैं वो कौन से हैं? दे आर फ्लोएम, द फ्लोएम बंडल्स. ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज. अब उसके बाद ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये जो एरिया है, दैट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स. ठीक है, तो अब एक एक करके सबका फंक्शन भी देख लो. एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्शन है, इन्वेजन ऑफ फंगी और फ्रॉम द वेदर, क्लाइमेट, जो भी है, वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करते हैं टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर ताकि वाटर रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी मिल सके उनको. देखा था हमने, याद होगा आपको. कोलेनकाइमा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी विच विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. वेरी गुड. पैरेनकाइमा जो कि फूड को स्टोर करके रखता है, उसका मेन काम क्या है? स्टोरेज का. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो. फ्लोएम, वन ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स जो प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ये वो टिश्यू है. फिर आते हैं जाइलम. जाइलम मतलब जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन संभालेगा इन द यूनिडायरेक्शनल मैनर, वन डायरेक्शन, है ना. एंड दिस फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्लांट टिश्यू टोटली आ चुका है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यूज इन डिटेल.